अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वैस मंगलवाला। पाकिस्तान मॉर्निंग्स में खुशामदीद। सुबह जानदार तो लाइफ शानदार। आपकी सुबह जानदार बनाने के लिए हाजिर हो चुके हैं हम। और आज आधी दुनिया को तो हमने रमज़ानुल मुबारक की मुबारकबाद देनी है। रमज़ानुल मुबारक का महीना आधी दुनिया में तो शुरू हो गया है। जहां जहां चांद नज़र आया है वहां पर आज पहला रोज़ा रखा जा रहा है। सऊदी अरब में पहला रोज़ा रखा जा रहा है, यूएई में पहला रोज़ा रखा जा रहा है। उसके अलावा बरतानिया में ज़रा ये रिवायत है कि आज भी रोज़ा कुछ लोग रख रहे हैं पहला, और कल भी कुछ लोग पहला रोज़ा रखेंगे। वहाँ पर ये ज़रा मामला थोड़ा सा गंभीर रहा। पाकिस्तान का मामला अलबत्ता सही रहा इस मरतबा। पाकिस्तान में कल ही रमज़ान शुरू होगा, तो रमज़ान की तरफ हम चलेंगे और रमज़ान में आपके लिए हम खुसूसी प्रोग्रामिंग लेकर आएंगे। और दोपहर 1 बजे से लेकर 3 बजे तक हम आपके सामने हाजिर होंगे रोज़ाना रमज़ान में बरकते रमज़ान के साथ। और रमज़ान में आपकी जो दोपहर है उसको शानदार बनाने की हम कोशिश करेंगे। ख़वातीन और यंगस्टर्स जो है वो हमारे प्रोग्राम का मौजू होंगे, जिसमें हम उनसे बात करेंगे दीन के हवाले से, समाज के हवाले से और ज़िंदगी में बेहतरी के हवाले से। आज का प्रोग्राम शुरू करते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं आज के प्रोग्राम में, लेकिन उससे पहले आपको एक मरतबा फिर याद दिला दूँ कि यह है पाकिस्तान मॉर्निंग्स, सुबह जानदार तो लाइफ शानदार। आप सबकी खिदमत में एक मरतबा फिर हम हाजिर। और सबसे पहले ज़रा ख़बरों पर नज़र डालते हैं दुनिया में क्या क्या हो रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि रमज़ानुल मुबारक का आगाज़ आज बहुत सारे ममालिक में हो गया है, बहुत सारे ममालिक में रोज़ा रखा गया है। बात करते हैं जी मस्जिद नबवी की। वहाँ पर ख़वातीन वॉलंटियर्स की एक बहुत बड़ी तादाद को तैनात किया गया है रमज़ानुल मुबारक में, ख़ास तौर पर क्राउड कंट्रोल के लिए और इफ्तार वगैरह को कंट्रोल करने के लिए। 1352 ख़वातीन अहलकार वहाँ पर खुसूसी तौर पर मस्जिद नबवी में गुफ्तगू लोगों की जो होती है, ज़ाहिर शोर शराबा होता है, उसको कंट्रोल करने के लिए और वहाँ की जो क्राउड मैनेजमेंट है उसको कंट्रोल करने के लिए उन्हें तरबियत दी गई। और वहाँ पर अब उनको जो है वो उनकी भर्ती और तरबियत का अमल मुकम्मल कर लिया गया है। और मस्जिद नबवी में आने वाली जो ये ख़वातीन होंगी उनको ये ख़वातीन रहनुमाई करेंगी उनकी, कि कहाँ पर उन्होंने जाना है, किस तरीके से सारी वहाँ पर मैनेजमेंट होगी। और वहाँ पर बहुत ज़ाहिर जो माज़ूर लोग भी आते हैं उनकी जो इबादत गुजार जो हैं उनकी खुसूसी वो रहनुमाई करेंगी। और सर ये जो रमज़ानुल मुबारक का ये सीज़न होता है, ये सबसे बड़ा सीज़न होता है जब मस्जिद नबवी में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में और मस्जिदुल हराम में बहुत सारे लोग वहाँ पर जमा होते हैं। और ये तमाम लोग जो हैं वहाँ पर इबादत करेंगे। 85 लाख लोगों की जो है इफ्तारी का वहाँ पर एहतमाम किया गया है। 25 लाख जो लोग हैं वो आब ज़मज़म उनमें तकसीम किया जाएगा। और इस तरह के बहुत सारे इंतज़ाम वहाँ पर किए जाते हैं। और ज़ाहिर है एक बहुत बड़ा मुज़ाहरा होता है जिसमें हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ी मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है। और यहाँ पर ये ख़वातीन जो है वो तैनात की गई हैं। आगे बढ़ते हैं जी। अल मुजादिला मॉस्क, इसकी बात करते हैं। बड़ी ख़ास मॉस्क है ये जो कि बनाई गई है। और अमूमन अवामी जो मसाजिद होती है उसके अंदर ख़वातीन के लिए अलग जगह मुख्तस की जाती है। पाकिस्तान में तो खैर ऐसा रिवाज नहीं है। पाकिस्तान में तो बहुत कम मसाजिद आपको मिलेगी जहाँ पर ख़वातीन जा सकती हैं, नमाज अदा कर सकती हैं, वरना ज़्यादातर मसाजिद में ख़वातीन के लिए जगह ही नहीं होती है। ये और ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम, बहुत बड़ा डिलेमा है कि हम ख़वातीन को मसाजिद से दूर कर रहे हैं और हमने दूर कर दिया है। लेकिन एक ऐसी मस्जिद के बारे में आपको मैं बताता हूँ जो कि सिर्फ़ और सिर्फ ख़वातीन के लिए है। और ये एक मस्जिद ऐसी है जो कि दोहा के एजुकेशन सिटी के मरकज़ में बनाई गई है। इसका नाम है मस्जिद अल मुजादला और 12 मुरब्बा किलोमीटर का वसी कैंपस है ये। इसमें तालीमी इदारे भी मौजूद हैं, तहकीकी इदारे भी मौजूद हैं। कोई मर्द इमाम वहाँ पर नहीं है। ख़वातीन जो है वो वहाँ पर अपने हिसाब से इबादत करती हैं। और मर्द वहाँ पर सिर्फ उस वक्त आते हैं जब उन्हें मदू करने का कोई ख़ास मौका हो, कोई ख़ास वहाँ पर कोई तकरीब हो। और ये एक बड़ी ख़ास मस्जिद है, बड़ी खूबसूरत मस्जिद बनाई गई है ये कतर में। और इसके अंदर आप देख सकते हैं कि ख़वातीन अपने पर्दे का एहतमाम करते हुए पूरी मस्जिद में किस तरीके से इबादत
का पूरा उनके इंतज़ाम किया गया है और ये अपनी सारी इबादत की सरगर्मियाँ ख़वातीन जारी रख सकती हैं। अल मुजादिला मॉस्क कतर में, और ये बड़ा अच्छा मॉडल है। इस मॉडल को अल्लाह करे पाकिस्तान में भी हम फॉलो करें, क्योंकि पाकिस्तान में तो जैसे मैंने आपको बताया कि ख़वातीन की जगह ही नहीं होती मसाजिद में, और इन मसाजिद में सिर्फ़ और सिर्फ मर्द जाते हैं, और ख़वातीन अगर कभी रास्ते में हों, कभी बाज़ार में हों, कभी कहीं पर जा रही हों और नमाज का वक्त हो और उन्हें अगर डर हो कि उनकी नमाज़ छूट जाएगी, तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता कि वो मस्जिद में जाकर नमाज अदा करें। ये बहुत बड़ा एक डिलेमा है हमारे माशरे का, जिसको सही होना चाहिए। अब आते हैं कुछ सियासी ख़बरों की तरफ जी। पाकिस्तान के साबिक सदर जनाब आरिफ अलवी साहब, अब ज़ाहिर है वो साबिक सदर हो गए क्योंकि पाकिस्तान के नए सदर जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने हलफ उठा लिया है अपना, और आज वो काबीना से भी हलफ ले लेंगे। काबीना बड़ी इंटरेस्टिंग बन रही है, और बहुत सारे लोगों का ख्याल ये था कि इसहाक डार साहब वज़ीर ख़जाना होंगे, लेकिन वो वज़ीर ख़जाना नहीं है। तो खैर, हम बात कर रहे थे डॉक्टर आरिफ अलवी की। डॉक्टर आरिफ अलवी साहब को अलविदाई गार्ड ऑफ ऑनर पेश कर दिया गया, और उस सदर ममलिकत के तौर पर उन्होंने जो अपना अरसा गुजारा, उसके हवाले से उन्होंने अपने ऑफिशियल अकाउंट से एक सोशल मीडिया पर, एक ट्विटर पर यानी कि एक्स पर एक पोस्ट की, और उस पोस्ट में लिखा है उन्होंने कि पाकिस्तानी अवाम की खिदमत करना मेरे लिए बाइस एज़ाज़ है। ये मेरी आखिरी पोस्ट है, आखिरी ट्वीट है 13वें प्रेसिडेंट के तौर पर, और अल्लाह ताला मेरी कोताहियों को माफ़ फरमाए, मुझे दरगुजर फरमाए, मैंने जो अच्छे अमाल किए हों उसका अजर अता फरमाए, ये उन्होंने लिखा। और उन्होंने ये भी लिखा कि मैं और मेरी अहलिया समीना अलवी मुल्क के लिए दुआगो हैं, और हमें इसमें कोई शक नहीं कि एक शानदार मुस्तकबिल हमारे मुल्क का मुंतज़िर है। और बतौर 13वें सदर के इन्होंने ये आखिरी पोस्ट की, और अब इस अकाउंट पर जनाब आसिफ अली जरदारी साहब की तरफ से पोस्ट्स आना शुरू हो जाएंगी। बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस हैं पाकिस्तान की आवाम को सदर आसिफ अली जरदारी से भी। अब देखते हैं कि वो किस तरीके से सदर के फ़राइज़ सरअंजाम देते हैं। अच्छा, एक बड़ा इंटरेस्टिंग सर्वे भी आया है, और वो सर्वे बड़ा ख़ास है, और गैलप पाकिस्तान का ये एक एग्जिट पोल सर्वे है जिसमें इलेक्शन के हवाले से वोटर्स के ट्रेंड को एनालाइज किया गया कि जो 2024 के इलेक्शन हुए, उस इलेक्शन में किस तरह के वोटर ने किस पार्टी को वोट दिया। तो उस सर्वे में ये इंकिशाफ हुआ है कि जो तालीम याफ्ता नौजवान थे उन्होंने पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को वोट दिया, जबकि नाखानदा या फिर जो मिडिल लेवल तक जिनकी तालीम होती है उन्होंने नून लीग और पीपल्स पार्टी की ज़्यादा हिमायत की। पीटीआई के 41% जो वोटर्स थे उसके अंदर शामिल हैं 18 में से 24 साल के हाई स्कूल या उससे ज़्यादा तालीम याफ्ता नौजवान, जबकि नून लीग की बात की जाए तो 18 से 24 साल के हाई स्कूल या उससे ज़्यादा तालीम याफ्ता नौजवान जो थे 21% नून लीग की हिमायत कर रहे थे, 41% पीटीआई की हिमायत कर रहे थे। अच्छा, बैचलर्स और मास्टर्स डिग्री रखने वाले जो लोग हैं उनमें 35% पीटीआई के वोटर्स थे, 15% नून लीग के वोटर थे, और 10% पीपल्स पार्टी के वोटर थे। दूसरी जानिब जो नाखानदा अफराद थे उसमें नून लीग और पीपल्स पार्टी का वोट बैंक ज़्यादा नज़र आया। 29% लोगों ने नून लीग को, 23% लोगों ने पीपल्स पार्टी, जबकि 21% नाखानदा अफराद जो है वो पीटीआई को वोट डालने के लिए बाहर निकले। और ये बड़ी इंटरेस्टिंग ये एक चीज़ है जिससे ये फ़र्क बताया है हमें गैलप ने कि तालीम का जो मयार है उसके हवाले से जिन लोगों ने वोट दिया उसको जांचने का ये तरीका उन्होंने निकाला कि कितनी तालीम याफ्ता जो शख्सियत है उसने किस पार्टी को वोट दिया। तो ये एक इंटरेस्टिंग सर्वे है, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं एक ट्रेंड का कि कौन किसका फॉलोअर है। और आखिर में बात करते हैं जी पीएसएल की। ज़बरदस्त मुकाबले पीएसएल के जा रही हैं। कल भी एक बड़ा ज़बरदस्त मैच हुआ, और अब तमाम मैचेस जो हैं वो तकरीबन मतलब आखिरी 1-2 मैचेस रह गए हैं, लेकिन ये तय हो गया है कि कौन सी टीमें जो प्लेऑफ का मरहला है उसमें जाएंगी। और ये टीमें हैं जी मुल्तान सुल्तान, पेशावर ज़ल्मी, इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा ग्लैडिएटर्स। ये 4 टीमें ऐसी हैं जो कि पहुंच चुकी हैं प्लेऑफ के मरहले में, और कराची किंग्स और लाहौर कलंदर्स ये बाहर हो चुके हैं। अच्छा, लाहौर कलंदर्स जो कि पिछले 2 एडिशंस के फाते थे
वो इस मर्तबा सिर्फ एक मैच जीत सके, और एक मैच चूंकि बारिश की नज़र हो गया था तो उन्हें उसका 1 पॉइंट मिल गया था, यानी टोटल 3 पॉइंट उन्होंने हासिल किए और वो पॉइंट्स टेबल पर सबसे आखिर में रहे, और 10 मैचेस में से उन्होंने बेसिकली सिर्फ एक मैच जीता। अच्छा, उसके अलावा कराची जो है, कराची ने भी भरपूर कोशिश की, लेकिन कराची भी कुछ ना कर सका, 5वें नंबर पे वो रहा, और कराची की टीम जो है वो भी बाहर हो गई। तो अब ये जो 4 टीमें हैं, ये 4 टीमें आगे बढ़ी हैं, मुल्तान, पेशावर, इस्लामाबाद और कोयटा। कल 2 मैचेस हुए, बड़े इंटरेस्टिंग 2 मैचेस थे। लाहौर और कोयटा का जो मैच था, और वो मैच बड़ा ज़बरदस्त था। आखिरी गेंद पर छक्का लगा कर जितवाया कोयटा ग्लैडिएटर को, और लाहौर जो है वो अपना आखिरी मैच हार गया। और ये बड़ा ही ज़बरदस्त मैच था, बहुत ही आला मैच, बड़ा मज़ा आया देखने में, लेकिन आखिर में लाहौर को हो गई शिकस्त। और उसके अलावा अब आज जो मैच होगा वो कराची और पेशावर का होगा। ज़ाहिर है इस मैच का कोई फ़ायदा तो नहीं है, लेकिन ज़ाहिर है जो उन्होंने अपने पॉइंट्स हैं वो पूरे करने हैं, मैचेस पूरे करने हैं, और वो करने के लिए जो है ये वो खेलेंगे। अच्छा, फिर मुल्तान और इस्लामाबाद का भी मैच हुआ था कल, जो कि इस्लामाबाद ने जीत लिया। बड़ा हाई स्कोरिंग मैच था, मुल्तान ने 228 रन बनाए, जिसको पूरा कर लिया इस्लामाबाद ने 232 रन बनाए, और इस्लामाबाद ने मैच जीत लिया। तो पॉइंट्स टेबल की जो सूरत हाल है उसमें मुल्तान 12 पॉइंट्स के साथ सबसे ऊपर हैं, फिर इस्लामाबाद है 11 पॉइंट्स, पेशावर 11 पॉइंट्स, कोयटा 11 पॉइंट्स। तो इस तरीके से ये मुल्तान, इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा, ये 4 टीमें हैं जो कि प्ले ऑफ में पहुंच चुकी हैं। अब आने वाले दिनों में प्ले ऑफ होगा, और हम देखेंगे कि कौन सी टीम इस मर्तबा PSL का जो कप है वो उठाती है। तो ये तो थी जी कुछ खबरें कि दुनिया में क्या हो रहा है, पाकिस्तानी सियासत में क्या हो रहा है, PSL में क्या हो रहा है, और भी बहुत कुछ है प्रोग्राम में बात करने के लिए। लेकिन एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। हमारे साथ रहिए। ये है पाकिस्तान मॉर्निंग्स। वेलकम बैक पाकिस्तान मॉर्निंग्स में खुशामदीद। सरगोदा की तरफ आपको लेकर चलते हैं। सरगोदा से एक बहुत ही तशवीशनाक खबर सामने आई, और वो खबर ये है कि 9वीं जमात के एक तालिब इल्म की हलाकत हुई है। अब खबर ये है कि हलाकत के हवाले से कहा यह जा रहा है कि उस पर उसके उस्ताद ने, टीचर ने तशद्दुद किया क्योंकि उसने अपना सबक याद नहीं किया था। लेकिन कुछ और मालूमात भी सामने आ रही हैं कि उस बच्चे की तबीयत पहले से ख़राब थी। अब ये मामला क्या है हम जानते हैं। हमारे नुमाइंदे सरगोदा से मलिक कामरान साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब। जी वालेकुम सलाम। मलिक साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। बताइए ये क्या वाकया हुआ है सरगोदा में जो 9वीं जमात के तालिब इल्म की मौत की खबर सामने आई है? सर, ये सरगोदा की तहसील कोट मोमन है, जिसका का रहीमपुर, वहाँ का ये स्टूडेंट रिहायशी था। इसका नाम समीउल्लाह था, और इसके जो वालिद है उसका नाम सैफुल्लाह है, और इसकी वालदा का नाम मुसरत है। जब हम कल उनके घर गए हैं तो पता चला है कि ये जो उसका वालिद गरीब आदमी है, किसी जिम्मेदार के पास मजदूरी काम करता है। वालिद को अपने बच्चे को पढ़ाने का शौक था, और बच्चे को बहुत पढ़ने का शौक था। क्योंकि जो इलाका रहीमपुर है, गांव है, उसमें जो सारी स्कूल है वो प्राइमरी तक था, उसमें भी कोई उस्ताद ना है। उस वजह से वो सरकारी जो स्कूल है बंद पड़ा है। छठी क्लास से ही इसको वो अपने प्राइवेट तौर पर पढ़ा रहा था, लेकिन अपने जो एक्सपेंसेस हैं वो बर्दाश्त कर रहा था, हालांकि उसकी इतनी आमदन ना थी। अब ये क्लास में जेर तालीम था, और बदर रांझा है नजदीक ही, जो रहीमपुर उसके नजदीक है, थोड़े से फासले पर बदर रांझा, थाना मीर रांझा की हदूद में है। वहां पर ये एक प्राइवेट स्कूल था जिसका नाम था पंजाब लर्नर स्कूल। उसमें ये जेर तालीम था, और इस दफा वो 9th क्लास में इंतहाई मेहनत कर रहा था। 29 तारीख को एक FIR आई जाती है कि उस्ताद, जिसका नाम फहद खुरम था, उसने बच्चे को तशद्दुद किया, जिसकी FIR थाना मीर रांझा में दर्ज हुई। उसके वालिद की मदय्यत में ये दर्ज करवाई गई, जिसमें लिखा था कि जो उस्ताद ने पट्टियों से मारा है, जिसकी वजह से इसकी जो दोनों टांगे हैं वो फ्रैक्चर हो चुकी हैं, और जो बैक बोन है वहां पे भी हड्डी मुतासिर हुई है, जिसकी वजह से अंदर खून बह बाद, जिसकी वजह से इसकी मौत भी वाकई हुई।
इस सिलसिले में मजीद जब हमने इन्वेस्ट की तो कई खौफनाक किस्म के जो इंकशाफात है वो सामने हैं। इसमें जो स्कूल का है उसका भी वीडियो बयान सामने आया गिरफ्तारी से पहले, और बच्चे की भी एक वीडियो है जो करने से पहले उसका बयान रिकॉर्ड किया गया है, जिसमें वो बता रहा है कि उसको उसने टेस्ट पास नहीं की वजह से उसके टीचर ने उसको मारा, जिसकी वजह से उसकी 2 हड्डियां फ्रैक्चर होगी और बैक फ्रैक्चर हुई। उसके बाद जो उसके उस्ताद का गिरफ्तारी का वीडियो बयान है उसमें उसका कहना है कि बच्चा जो है 29 तारीख को उसकी FIR दर्ज आ रही है, जबकि उसके बाद भी जो बच्चा है उसके पास पढ़ने के लिए आता रहा है। दरअसल ये है कि बच्चा दौरान खेल जख्मी हुआ है, जिसकी FIR मुझ पर करवाई गई है, और ये एक सी इंतकाम का मुझे निशाना बनाया जा रहा है। उसमें वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहबा से, IG पंजाब पुलिस से, ASP से और दीगर जो आला हुकाम हैं उनसे मुतालबा करते हुए दिखाई दे इंसाफ की तवक्को है। और तो अब पुलिस जो है इस हवाले से तहकीकात कर रही होगी, जाहिर है वो तहकीकात कहाँ तक पहुंची है, और ये जो शख्स है जिसके ऊपर बच्चे के वालिद की मुद्दईयत में FIR दर्ज करवाई गई है, ये शख्स अभी कहाँ है जो टीचर है? ये जो टीचर है ये पुलिस की कस्टडी में है। कल हमने पुलिस के तर्जमान है उनसे रब्ता किया ताकि जो हमारी रिपोर्ट है पैरेलल हो सके और दोनों तरफ से मौक़िफ़ सामने आ सके। पुलिस तर्जमान का ये कहना था कि चूंकि कस्टडी में है और हाई कोर्ट के वाज़ेह अहकाम के दौरान कस्टडी उसका जो है हम नहीं दे सकते, लेकिन हमने उनसे ये सवाल किया कि जो इब्तदाई तहकीक के तौर पर आपकी तरफ पर जो भी हक़ाइक़ मंजर-ए-आम पर आए हैं वो अब हमें बताएं ताकि उनको भी मंजर-ए-आम पर लाया जा सके और किसी की हक तलफी ना हो। तो उन्होंने आपके तरफ क्या हक़ाइक़ बयान किए आपसे? उनकी तरफ से किसी किस्म का भी वर्शन ना आया। अच्छा, कोई वर्जन नहीं आया। ठीक है, ठीक है। अब देखिए मुद्दा ये है कि इल्ज़ाम वालिद की तरफ से लगाया गया है, FIR दर्ज कराई गई है उस टीचर के खिलाफ, और टीचर का बयान ये है कि बच्चा खेलते हुए ज़ख्मी हुआ था। असल क्या मामला है वो तो वक्त ही बताएगा, लेकिन इतना हम ज़रूर जानते हैं कि हमारे मुल्क में तलबा पर तशद्दुद का रिवाज बहुत ज़्यादा है, और ये तशद्दुद स्कूलों में भी होता है, ये तशद्दुद जो 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 मदारिस हैं उनमें भी होता है, और अक्सर औकात हमारे सामने वीडियोज़ आती रहती हैं। अब यहाँ पर उस बच्चे का भी बयान मौजूद है, जैसा कि मलिक साहब ने हमें बताया, मलिक कमरान साहब ने, कि उस बच्चे का भी वीडियो बयान मौजूद है जिसमें वो कह रहा है कि टीचर ने उस पर तशद्दुद किया है। अब ये कैसे टीचर होते हैं, किस तरह ये स्कूलों में भर्ती होते हैं और किस तरह ये पढ़ाते हैं, किस तरह तशद्दुद करते हैं, ये हमारे माशरे पर बहुत बड़ा एक सवालिया निशान है। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे जी, हमारे साथ मलिक कमरान साहब मौजूद थे, हमारे नुमाइंदे से, और वो बता रहे थे हमें इस पूरे वाक़े की तफसील। अच्छा जी, अब हमें कहाँ जाना है जी, किस शहर की तरफ जाना है? सक्खर की तरफ जाते हैं जी। और सक्खर में क्या हो रहा है? सक्खर में जो मुल्तान सक्खर मोटरवे है वहां पर चोरियां हो रही हैं, और चोरियां भी ऐसी कि वहां पर जो कैमरे लगे हुए हैं, वहां पर जो लाइट्स लगी हुई हैं, वहां पर जो वायर्स लगी हुई हैं, वो सारी चीजें चुराई जा रही हैं, और कोई वहां का पुरसाने हाल नहीं है। ये गवर्नमेंट लगाती है हमारे पैसों से, लेकिन ये जो चोर वहां पर हैं, जो उचक्के हैं, वो ये सारी चीजें चुरा कर ले जा रहे हैं। ये मामला क्या है हम जानते हैं। हमारे नुमाइंदे अहमद आफाक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी अहमद भाई, बताइएगा कि ये क्या मामला है? मुल्तान सक्खर मोटरवे पर जो चोरियां हैं वो बढ़ गई हैं। अच्छा, बिल्कुल। सक्खर मुल्तान मुसाफिरों के लिए गैर महफूज बन चुका है। सक्खर मुल्तान मोटरवे पर आए रोज जो है किसी न किसी किस्म की डकैती की वारदात सामने आती है। किसी न किसी शख्स को अगवा किया जाता है। यहाँ से जो है रात और दिन के औकात में डकैत और डाकू जो है मोटरवे पर चढ़ कर लोगों को लूटते नजर आते हैं। मुसाफिरों की गाड़ियों को रोक कर अगवा किया जाता है। इस तमाम तर सूरत और बदअमनी की जो वजह है वो ये है कि सक्खर मुल्तान मोटरवे की सरकारी इमलाक चोरी हो चुके हैं। मैं इस वक्त पन्नवाकल इंटरचेंज पे मौजूद हूँ, जहाँ पर तकरीबन 25 से 30 ऐसे कैमरे हैं जो कि सेफ्टी के लिए लगाए गए थे। सीपैक की मोटरवे की मॉनिटरिंग के लिए लगाए गए थे, वो भी चोरी हो चुके हैं। मैं आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश करूंगा कि ये किस तरह से एक खतरनाक हरकत की गई है लोगों की जानिब से। एक कैमरा नस्ब किया गया था यहाँ पर, जिसको जो है नीचे से नट बोल्ट खोलकर जिसको खंबे समेत जो है यहाँ से उखाड़ कर चोरी किया गया। और दूसरा, मेरा कैमरा मैन आपको दिखा सके तो नीचे सीपैक की बाउंड्री वाल की तारें थी जो बिल्कुल ही वहां पर नहीं है,
वहां से भी चोरी किए गए। और इस सीपैक की बाउंड्री वाल की तारें जो है चोरी होने से यहाँ पर जानवर भी चढ़कर दौड़ते हैं और डाकू भी यहाँ पर चढ़कर यहाँ पर जो है वारदातें करते हुए नजर आते हैं। और दूसरा, इस तरह से आप देख सकते हैं कि सीपैक की इंस्ट्रक्शन के लिए लगाया गया एक साइन बोर्ड था, वो भी नीचे से जो है उसके नट बोल्ट खोलकर चोरी किए गए हैं। तो एक बड़ा अलमिया है हमारी पब्लिक के लिए कि इस तरह के प्रोजेक्ट जो है असासा होते हैं, हमारी पहचान होते हैं हमारे मुल्क के लिए, मगर उनका कदर नहीं किया जाता। हमारे साथ एक मकामी यहाँ पर शहरी मौजूद है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। जी सर, बताइएगा ये कब से ये चोरी हुई और क्या समझते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले ये जो सीपैक बना था हमारे जो है ना आसाज के लिए और उसके लिए, जब ये 2-3-4 साल से ये मुसलसल ये बदअमनी, ये अब यहाँ जो है सखर वाला जो सखर से लोग आते हैं वो बात ट्रांसफार्मर चोरी हो गया है, वो जो पंजाब से लोग आते हैं वो भी ट्रांसफार्मर चोरी हो गया है। लाइटें बिल्कुल जो है ना वो खत्म हो गए। कैमरे मेरे ख्याल में 4 से 5 यहाँ इंटरचेंज पनवाक में लगे हुए थे, वो भी सारे चोरी हो गए हैं। अभी आप ये देख सकते हैं मेरे पीछे जो है ये खारदार तारें थी, वो भोटकी से लेकर सखर तक बिल्कुल जो है ना वो है ही नहीं। ये जो सीपैक ये मोटरवे M5 है ना, ये रात को गैर महफूज है। आपने एक मकामी शहरी की बातचीत सुनी, इनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि रात के औकात में ये जो है सीपैक गैर महफूज बन चुका है। रात के औकात में यहाँ पर सफ़र नहीं किया जाता। अगर कोई यहाँ पर सफ़र करता है तो उसको भोटकी या पनवाकिल के हदूद में अगवा किया जाता है या उसको रोक कर लूटा जाता है। मैं आपको अपने अकब में भी दिखाने की कोशिश करूँगा। ये दिन का वक्त है और आपने मेरे अकब में कोई एक आधी गाड़ी देखी होगी जो कि यहाँ पर सफ़र करते हुए नजर आई होगी। ताकि कोई बड़ी ट्रैफिक यहाँ पर नहीं शुरू के औकात में ये होता था कि बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर सफ़र करते थे, बड़ा चाह होता था लोगों का, मगर अब वो नहीं रहा क्योंकि जो है बदअमनी बढ़ चुकी है। इस सीपैक की जो है अतराफ में जो है डकैत घूमते रहते हैं, लोगों को लूटा जाता है। तो ये एक बड़ा अलमिया है हमारे पाकिस्तान के लिए कि इस तरह के प्रोजेक्ट जो है हमारा असासा होते हैं। मकामी लोगों की जानिब से यह वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब से यह मुतालबा किया जा रहा है कि इस प्रोजेक्ट की तमाम तर जो चोरी हुई है वो उसका मामले का नोटिस लिया जाए, नोटिस लेकर इस तमाम तर इंक्वायरी कराई जाए और जो यहाँ पर मुलविस अंसर है उनका जो है यहाँ पर उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाए और साथ ही साथ ये भी यकीनी बनाया जाए कि इस तरह के जो प्रोजेक्ट है उनका तोहफ़्फ़ुज़ और यकीनी और जो सेफ्टी है वो यकीनी बनाया जाए ताकि ये बड़े प्रोजेक्ट हैं सीपैक, सखर मुल्तान मोटरवे, इस तमाम तर प्रोजेक्ट की जो है वो जो है तबाही ना हो। जी बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। अहमद आफाक हमारे साथ मौजूद थे सखर मोटरवे से, हमें रिपोर्ट कर रहे थे कि वहाँ पर किस तरीके से सरकारी इमलाक की चोरी हो रही है और ये जगह पाकिस्तान के अवाम के लिए, जो शहरी वहाँ पर सफ़र करते हैं उनके लिए भी शाम और रात के वक्त वहाँ पर सफ़र करना ख़तरे से खाली नहीं है। एक वक्फ़ा लेते हैं, वक्फ़े के बाद दोबारा मुलाकात करते हैं पाकिस्तान मॉर्निंग्स में। वेलकम बैक पाकिस्तान मॉर्निंग्स में खुशामदीद। मरी का रुख करते हैं। मरी का मौसम बड़ा खुशगवार है, बारिशें वहाँ पर हो रही हैं, बूंदाबांदी हो रही हैं, सयाह वहाँ पर जा रहे हैं। लेकिन मरी से जो तशवीशनाक खबर आ रही है वो ये कि मरी में दरख्त काटे जा रहे हैं और उन दरख्तों की लकड़ी को भी चुराया जा रहा है। और ये एक बहुत ख़तरनाक मामला है क्योंकि कितनी मुश्किल से दरख्त लगाए जाते हैं हमारे यहाँ पर, फिर वो दरख्त बढ़ने में एक वक्त लगाते हैं और फिर वो सायादार शजर बनते हैं और उनके साए से हम फ़ायदा हासिल करते हैं, उनके फलों से हम फ़ायदा हासिल करते हैं। लेकिन ये जो टिम्बर माफिया है ये किसी का नहीं होता। ये जो टिम्बर माफिया है ये मरी में दरख्तों को काट रहा है। अरसलान अयाज साहब हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे अहवाल जानते हैं। जी अरसलान बताइए। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मरी में जो है बुरबन के मकाम पर मौजूद हूँ और मरी में जो इसका हुस्न है वो बेसिकली जो है जंगलात की वजह से और पहाड़ों की वजह से है। और आप कहें कि मुल्क भर से हर साल लाखों की तादाद में सयाह जो है वो मौसम से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए, कुदरती नज़ारों से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए मरी का रुख करते हैं। मगर बदकिस्मती से जो है वो जंगलात जो हैं मरी के वो तबाही के दहाने पर हैं। और जैसा कि आप फुटेज के अंदर देख सकते हैं कि चंद दिन पहले बेदर्दी के साथ दिन दिहाड़े जो है वो जंगलात को जो है वो नुकसान पहुँचाया गया। और आप देख सकते हैं वीडियो में विजिबल है कई सब्ज़ दरख्त जिनकी एज कम से कम 60 से 70 साल इस एक ट्री की एज होती है, तब जाके वो इतनी जो है इतने कुतर के अंदर, इतनी चौड़ाई के अंदर उसका कुतर पहुंचता है। इनको बेदर्दी से काट दिया जाता है। और फिर जैसे कि अगर आप मेरे पीछे भी देखें
तो ये खाली जगह रह जाती हैं खाली जगह रह जाती हैं जिनको बाद में ट्रेस करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि जो जंगलात के माफिया के लोग हैं वो बड़ी बेदर्दी से कत्ल करके यहाँ से जो ट्री की रूट्स होती हैं उनको भी वो गायब कर देते हैं और बाद में उसको ट्रेस करना या उसके ऊपर कोई कार्रवाई करना नामुमकिन हो जाता है। तो हम यहाँ पर एहलियान इलाका की तरफ से जो है एक मुतालबा है कि महकमा जंगलात के आला अक़वाम जो है वो इस टाइम पे शजरकारी का मौसम है, वो एफॉरेस्टेशन की तरफ तवज्जो दें और जिस तरह से एफॉरेस्टेशन के बजाय बेदर्दी से जंगलात को यहाँ पे काटा जा रहा है मरी के अंदर, इसकी रोकथाम के लिए वो कुछ ठोस इक़दामात लें। और रिपोर्ट्स के मुताबिक हर रोज़ तकरीबन हर बड़े जंगल से जो टिम्बर माफिया है वो 2 या 3 दरख्त इसी तरह शफाफ तरीके से रात के वक्त काट लेती है और जो सीज़न होता है सर्दियों का उसमें वो जंगलों को आग लगा देते हैं, जिसकी वजह से जो छोटे पौधे हैं वो तो बिल्कुल ही तल्फ हो जाते हैं और बड़े दरख्त जो है वो स्लोली खुश्क होना शुरू हो जाते हैं और फिर बाद में खुश्क ट्रीज को जो है वो टिम्बर माफिया काट कर लकड़ी की सूरत में ब्लैक कर देती है, बेच देती है। जी बहुत शुक्रिया जी। अरसलान अयाज साहब हमारे नुमाइंदे हमें मरी में दरख्तों की कटाई के हवाले से सूरत हाल से आगाह कर रहे थे कि किस तरीके से वहां पर जो टिम्बर वो दिन दहाड़े दरख्तों को काट रहा है और महकमा जंगलात वो न जाने कहाँ है। उनको तवज्जो देने की ज़रूरत है कि ये जो जंगल में जो दरख्त काटने वाले जो लोग हैं, जो चोर हैं, उनको पकड़ा जा सके, उनको सज़ा दी जा सके, क्योंकि ये दरख्त हमारा सरमाया है और अगर हमने इनको काट दिया तो इसका मतलब है कि हम अपनी ज़िंदगी को, अपनी शहरत को काट रहे हैं। हैदराबाद का रुख करते हैं। हैदराबाद में भी एक बड़ा ही अजीब सा वाक़या पेश आया और ख़बर हमने देखी कि हैदराबाद के एक अस्पताल में एक ऐसे बच्चे की पैदाइश हुई है जो कि जिसके 4 हाथ हैं और 4 पाँव हैं। अब जब इस खबर की तरफ हमारी नज़र गुजरी तो नज़र पड़ी तो हमने सोचा कि भाई इसकी तहकीक की जाए कि ये मामला है क्या, क्योंकि अल्लाह ताला के जो मुआज़े और करिश्मे और जो मेडिकल बीमारियां, ये सारे फिनोमिनाज हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। अब जब हमने हमारे नुमाइंदे से पता किया तो पता ये चला कि शायद ये 2 बच्चे थे जो कि जुड़े हुए थे आपस में। ये मामला क्या है, इस पर हम ज़रा मज़ीद जानकारी हासिल करते हैं, मज़ीद मालूमात देंगे। हमारे नुमाइंदे अली हमज़ा हमारे साथ मौजूद हैं। जी अली, बताइए क्या सूरत हाल थी? ये जो बच्चा था जिसके 4 हाथ और 4 पाँव थे, क्या मामला था ये? बिल्कुल, हैदराबाद के निजी अस्पताल में एक जुड़वा बच्चे की पैदाइश हुई है, लेकिन एक बच्चे की ग्रोथ मुकम्मल हो गई और दूसरे बच्चे की ग्रोथ अधूरी थी, जिसके बाद लग यूँ रहा है कि बच्चे की पैदाइश जो हुई है वो एक्स्ट्रा 2 हाथों और एक्स्ट्रा 2 पाँवों के साथ हुई है। यानी कि जो बच्चा पैदा हुआ है उसकी जो फ़ोटोज़ मंजर आम पे आए हैं उसमें ये वाज़ेह देखा जा सकता है कि जो बच्चा है उसके 4 हाथ और 4 पैर हैं, लेकिन जो डॉक्टर्स उनका ये कहना है कि ये जुड़वा बच्चा था जिसकी एक की ग्रोथ हो गई थी और दूसरे बच्चे की ग्रोथ नहीं हो सकी, जिसके बाद निजी अस्पताल में जो माहिर सर्जन्स की टीम थी उसने एक सर्जरी की और सर्जरी करने के बाद इस बच्चे से जिस्म से वो एक्स्ट्रा हिस्सा जो था वो अलहदा कर दिया गया और अब बच्चा जो है वो सेहत और सलामती के साथ मौजूद है और उसकी हालत खतरे से बाहर है। बच्चे का ताल्लुक यानी उसके माँ बाप का जो ताल्लुक है वो मीरपुर खास से बताया जा रहा है और महकमा सेहत का ये कहना है कि बच्चे को इसकी वालदा का ऑपरेशन जब किया गया उसके बाद इसकी विलादत हुई और इसके बच्चे की जो ग्रोथ थी वो जुड़वा बच्चे की होनी थी। एक बच्चे की ग्रोथ मुकम्मल हो गई, दूसरे बच्चे की ना हुई, तो उसके बाद जब पैदाइश हुई तो लग यूँ रहा था कि बच्चा एक्स्ट्रा 2 हाथों और 2 पाँवों के साथ हुआ है। इस वक्त जो है बच्चे की हालत खतरे से बाहर है और डॉक्टर्स की जानिब से यही बताया जा रहा है कि जल्द इस बच्चे को सेहतियाबी के साथ डिस्चार्ज करके मीरपुर खास रवाना कर दिया जाएगा। जी थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। अली हमज़ा हमारे नुमाइंदे हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे और मामला ये था कि जो बच्चा था ये बेसिकली 2 जुड़वा बच्चे थे, लेकिन एक बच्चे की ग्रोथ हुई, दूसरे बच्चे की ग्रोथ ना हो सकी और ये दोनों जुड़े हुए पैदा हुए थे और इसकी वजह से इस बच्चे के 4 हाथ और 4 पाँव थे। लेकिन हमारे जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने ये कारनामा सर अंजाम दिया। हमारे डॉक्टर्स ने इसकी जो सर्जरी की और उसके बाद जो इसके एक्स्ट्रा हाथ और पाँव थे वो निकाल दिए गए और अब ये बच्चा मुकम्मल तौर पर सेहतमंद है। अल्लाह ताला आगे के मामलात इसके आसान फरमाए। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा मिलते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। रमज़ानुल मुबारक की आमद और बाज़ारों में अशियाए खुर्दनोश की कीमतों में इजाफा। लाहौर का रुख करते हैं। ज़ोहेब हसन कासमी हमारे नुमाइंदे हैं, उनसे जानते हैं जी लाहौर के बाज़ारों में जो अशियाए खुर्दनोश हैं उनके रेट में कितना इजाफा हुआ है। जी ज़ोहेब बताइए। जी बिल्कुल, इस वक्त मौजूद है बाजार में सौदा सर्फ लेने के लिए शहरियों की भी काफी ज्यादा तादाद जो है यहाँ पे जमा है। अरबों रुपए की सब्सिडी भी दी गई है। अब चीजों के अशिया के रेट क्या है वो भी जानते हैं।
भाई क्या हाल है, ठीक है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बेटा। बड़ा सस्ता सामान मिल रहा होगा, अरबों रुपए की मैं सब्सिडी। कहनी पुछना इन्ना क सस्ता कि अल्लाह इन्हां नूं कामयाब करे जिन्हां ने इन्ना सस्ता कीता। अरबा रुपए की लाए ने सब्सिडी कित्थे लग्या मैनूं दिखाओ अरबा रुपया दी सब्जी किहड़ी जेड़े गंढेली गंढे है ना ओही 200 रुपए किलो है ते 1 किलो 250 रुपए किलो देई जांदे फिर ओ दूसरा मोटे है तो 300 रुपए की ओ आपदा की देई जांदे। अम्मा सही कह रही हैं, सस्ती चीजें नहीं, 30 रुपए लगाया है। बिल्कुल इसी तरह है। पिछले एतवार जो प्याज छांटा हुआ 100 रुपए किलो था ना, वो इस 200 रुपए किलो है। तो वो सब्सिडी जो दी गई वो अरबों रुपए की, वो अरबों रुपए सब्सिडी आवाम को तो नहीं, कुछ टमाटर प्याज के अलावा बाकी चीजें सस्ती होंगी ना। टमाटर कोई चीज भी जो है ना, टमाटर सब्जियां कोई भी है ना, पिछले एतवार से आज हर चीज जो है ना महंगी हो चुकी है। अच्छा, वो प्राइस कंट्रोल कमेटी जो बनाई है उसका कोई कोई फर्क? कंट्रोल नहीं बेटा, एवें ड्रामेबाजी है, बिल्कुल ड्रामेबाजी। घी तो बहुत सस्ता होगा, घी तो कह रहे हैं कि घी पे ਹੁਣ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆਈ ਹੈ 440 रुपए ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਨਕਮਾ ਕੀ ਹਾਂਡੀ चावल लगेगा भी नहीं। नहीं तो आपको वो रमजान पैकेज भी नहीं मिला? ਉਹੀ रमजान पैकेज नहीं ਉਹ भी नहीं ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਦਿੰਦੇ ਲੈਂਦੇ। हजारों रुपए की सब्सिडी है। देखा जा रहा है कि जो घी की प्राइस है, अगर यहाँ के बात की जाए, रेट लिस्ट यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर जो चावल फी किलो दिए जा रहे हैं वो 290 रुपए किलो जो है वो रेट लिस्ट पे दिए जा रहे हैं। और माँ जी का कहना है कि वो भी टोटा चावल यानी कि जो पकाने वाले हैं वो नहीं। और अगर बाकी चावलों की बात की जाए तो ये दाल माश, दाल मूंग 200 से 300 रुपए किलो है। शायद खुर्दोनोश अरबों रुपए की सब्सिडी जो है वो जिला पंजाब की जानिब से दी गई है। माँ जी खड़ी है। माँ जी, आप गुस्से में हैं, चीजें मिली, शॉपिंग की है अभी तक के नहीं? आइए तो कोई नहीं मिली, एडी महंगाई है, क्या करिए। कह रहे हैं कि रमजान में रिलीफ दिया जा रहा है, आइए तो कुछ भी नहीं मिला, चीजें सस्ती नहीं मिल रही। आइए तो कुछ 250 किलो तो प्याज है, प्याज 250 रुपए किलो दिया जा रहा है जी। बिल्कुल प्याज के बारे में सब लोग बात करें। अगर प्याज की बात की जाए तो यहाँ पर ये प्याज जो है 247 रुपए रेट जो है वो लिखा गया है। इस मॉडल बाजार में प्याज की कीमत 247 रुपए। लेकिन अगर मैं बताऊं तो मैं गुज़िश्ता एक हफ्ता पहले अपने घर के लिए जब मैं प्याज लेकर गया था तो वो जो रेड प्याज है जो इससे भी ज्यादा एक्सपेंसिव कहा जाता है वो तो मुझे 200 रुपए किलो मिला था। रमजान की आमद है, एक हफ्ता कबल ही शायद खुर्दोनोश की कीमतों में इजाफा देखने में आता है। माँ जी ने काफी ज्यादा चीजें ली हैं। माँ जी, आपको तो सस्ती चीजें मिली होंगी। बहुत महंगी है भाई, सस्तियां कितों मिल रही हैं, बहुत महंगी हैं। कौन कौन सी चीजों में के रेट ज्यादा हुए हैं? अब देखो प्याज असि लेके खा सकते 250 रुपए किलो। 250 रुपए किलो प्याज? हाँ। ये प्याज मैं लेके गया था पिछले हफ्ते जो है वो 200 रुपए किलो था। अब 250 रुपए। अब मजीद ये जो आपने ली है प्याज और ये मैं देख रहा हूँ इन चीजों में तो काफी हुकूमत कह रही है अरबों रुपए की सब्सिडी है। तो कोई नहीं सस्ता हुआ, पहले वाला रेट ही है। पहले वाला रेट है या बड़ा है? नहीं ज्यादा है, ज्यादा हो गया। हाँ। जी बिल्कुल। आवाम जो यहाँ पर मौजूद है उनका यही कहना है कि जो शाय खुर्दोनोश की कीमतें हैं वो इस वक्त मैं मॉडल उस बाजार में खड़ा हूँ जो हुकूमत पंजाब की जानिब से खास तौर पर बनाया गया है इसी मकसद के लिए कि आवाम को सस्ती और मेयारी अशिया मिले। और इसके लिए लाखों रुपया को अरबों रुपया सब्सिडी भी जो है वो पंजाब हुकूमत की जानिब से लगाई जा रही है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं काफी रश भी है आवाम का। लेकिन आवाम की जानिब से जो यहाँ पर आवाम मौजूद है उनकी जानिब से यही गिला किया जा रहा है कि शायद खुर्दोनोश की कीमतों में कमी जो है वो नहीं है। बुजुर्ग एक आ रहे हैं इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर जी। सर, अरबों रुपए की सब्सिडी दी, अब तो सस्ता सामान लिया होगा आपने? बस बेहतर है, कुछ बेहतर नजर आया आपको सामान? कुछ बेहतर नजर आया। प्याज सस्ता मिला, 250 रुपए प्याज है, सस्ता ही हुआ ना? सस्ता है, इतना सस्ता तो नहीं है। 250 रुपए प्याज मिला। हर चीज की कीमत में इजाफा देखने में आ रहा है। जो आवाम यहाँ पर मौजूद है क्योंकि रमजान की आमद है एतवार बाजारों में, खासतौर पर जो मॉडल बाजार रमजान के बनाए गए काफी ज्यादा रश देखने में आ रहा है। लेकिन तमाम आवाम महंगाई का रोना पीट रही है, महंगाई को काबू नहीं किया जा रहा। जी बहुत शुक्रिया सोहेब। मजीद शहरों से भी हम मार्केटों की सूरत हाल जानेंगे, लेकिन एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद मुलाकात करते हैं। वेलकम बैक पाकिस्तान मॉर्निंग्स में खुशामदीद। अब बात करते हैं कुछ पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल की। जनाब आसिफ अली जरदारी साहब दूसरी मरतबा पाकिस्तान के सदर बन चुके हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने यह ऐलान किया है कि हम आलमी मालियाती फ़ंड यानी कि जो IMF है उसके साथ मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं बनेंगे। वज़रा जो कैबिनेट हैं वो आज हलफ उठा रहे हैं, उनमें कौन कौन शामिल हैं, बहुत इंटरेस्टिंग नाम सामने आए हैं। और एक और ख़बर ये भी है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इंतखाबी अमल में इस्लाहात का फ़ैसला किया है और निगरान सेटअप का निज़ाम भी ख़त्म करने की तजवीज़ सामने आई है। इस हवाले से हम बात करेंगे। नैयर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा। अस्सलाम वालेकुम सर।
अस्सलाम वालेकुम नैयर बुखारी साहब। जी सर, आप वालेकुम अस्सलाम जनाब। सर, बहुत प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। आसिफ अली जरदारी साहब दूसरी मरतबा पाकिस्तान के सदर बन चुके हैं और आज तमाम जो कैबिनेट है वो भी मुमकिन तौर पर हलफ उठा लेगी। ये जो कैबिनेट है जिसके अंदर बहुत सारे नाम शामिल हैं और जो आज जरदारी साहब उनसे हलफ लेंगे, इस कैबिनेट को कैसे देख रहे हैं आप लोग? शुक्रिया, अल्लाह ताला का शुक्र कि जरदारी साहब दूसरी मरतबा इस मुल्क के सदर मुंतखब हुए और उन्होंने कल ओथ भी ले ली। हम तमाम उन सियासी कुव्वतों का जिन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्रेसिडेंट पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन को मुंतखब किया, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। हम समझते हैं कि ये एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस की कंटिन्यूटी है। जो कैबिनेट है, आपने कहा कि कैबिनेट अभी स्पेकुलेट किया जा रहा है और ऑफिशियल कैबिनेट की तरफ से तो कोई अनाउंसमेंट, कैबिनेट लिविंग की तरफ से अनाउंसमेंट तो नहीं आई कौन कौन कैबिनेट में होगा। बहरहाल मियां शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर हैं, वो अपनी टीम मुंतखब खुद करेंगे, अपनी लीडरशिप से मुशावरत करके उन्होंने मुंतखब करनी मियां नवाज शरीफ साहब से। तो हम समझते हैं कि जो मौजूदा कैबिनेट होगी वो इंशाल्लाह डिलीवर करेगी। सर, एक तो आपने जो बात की उस पर बहुत सारे लोग एतराज़ कर रहे हैं और वो एतराज़ क्या हो रहा है कि जी आसिफ अली जरदारी साहब पहली मरतबा तो पाकिस्तान के सदर बने थे, दूसरी मरतबा बनाए गए हैं। हाँ, बहरहाल ये वेरी करती है हर शख्स की परसेप्शन की। कोई नेगेटिव एस्पेक्ट्स को हाईलाइट करना चाहे तो उसकी मर्जी, लेकिन बड़ा पॉजिटिव एस्पेक्ट ये है कि जो उनके मद्दे मुकाबल कैंडिडेट थे जनाब महमूद अचकज़ई साहब, गालिबन आपने उनका इंटरव्यू जरूर सुना होगा जब रिजल्ट्स अनाउंस हुए नेशनल असेंबली और सेनेट के पार्लियामेंट के बाहर। उन्होंने कहा बड़े फेयर और फ्री इलेक्शंस थे, और उसके बाद इस किस्म का स्पेकुलेट करना या इस किस्म का तासर देना, मैं समझता हूँ पाकिस्तान में जमहूरियत की कोई खिदमत नहीं कर रहा जो इस किस्म के बयान दे रहे हैं। सर, ये तो आपने उस इंतखाब की बात की कि जिसमें सदर जरदारी साहब को 411 वोट पड़े और बाकी जो वोट थे वो अचकज़ई साहब को पड़े, और अचकज़ई साहब ने कहा कि पहली मरतबा यह ऐसा इंतखाब हुआ है कि जिसके अंदर ना कोई वोट खरीदा गया और ना बेचा गया। बिल्कुल उन्होंने बड़ी जेन्युइन बात की। मैं बात कर रहा हूँ कि जिस तरीके से तमाम जो पार्टियां थी जिन्होंने 8 फरवरी को इलेक्शन में हिस्सा लिया और उसके बाद फॉर्म 45 और 47 की कंट्रोवर्सी बन के फॉर्म 47 वाले लोग जो हैं वो बैठे हुए हैं, जो रिजर्व सीट्स हैं वो भी नहीं दी गई सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को। ये इस मसले की निशानदेही सारे लोग कर रहे हैं। अब अगर इसी मसले को हम ले लें कि रिजर्व सीट्स ना दी गई, तो अगर क्या सारे आज़ाद उम्मीदवार इंतखाबात में जीत जाते तो फिर रिजर्व सीटें क्या हारी हुई पार्टियों में तकसीम होती? क्या कानून तो ये नहीं कहता? बहरहाल मेरा ख्याल है आपने गौर नहीं किया कि ये डिसीजन मीडिया पे तो होना नहीं है। जी, ये डिसीजन तो जो आइन और कानून के बजाय फोरम है उन्होंने डिसाइड करना है, और इलेक्शन कमीशन ने वो डिसीजन दिया। इलेक्शन कमीशन के बाद फिर स्पीकर्स का अपनी वर्डिक्ट आई और उन्होंने अमल दरामद किया इलेक्शन कमीशन के डिसीजन पे, और एक हाई कोर्ट के अलावा बाकी किसी हाई कोर्ट ने स्टे भी नहीं दिया। तो मैं समझता हूँ कि इंतखाबात के बारे में अगर किसी को तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और हर इंतखाब के बारे में तहफ़्फ़ुज़ात रहे हैं ये 1988 ऑनवर्ड, लेकिन उनके लिए एक फोरम प्रोवाइडेड है कि जहाँ पे उनको अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, अंडर द लॉ आप चैलेंज कर सकते हैं, तो बिल्कुल करे। तो जो बंदा अपनी कोताही को न तस्लीम करे, अपनी गलती को तस्लीम न करे, वो जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल है उनके सरबराह खुद तो आजाद उम्मीदवार के तौर पे इलेक्शन लड़े और वो सीटें मांग रहे हैं जो आजाद है उन्होंने सब्सिक्वेंटली ज्वाइन किया, तो उस पर कानूनी वर्डिक्ट आ गई है, कानून मौजूद है कि अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ये रिजर्व सीट्स हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज को अलॉट होती हैं, उनको मिलती हैं। इसीलिए मैं कह रहा था ना कि अगर सारे आजाद जीतते तो फिर हारी हुई पॉलिटिकल पार्टीज को दी जाती हैं सीटें इस कानून के तहत, तो ऐसे ही लगता है। ये देख रहा फिर ये बड़ा हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है। सारे आजाद जीतते, बहरहाल पॉलिटिकल पार्टीज जो बनाई जाती है इसीलिए बनाई जाती है ना इंतखाबात में हिस्सा लेना है। जी हाँ, तो सुबह चंद आप देख लें कि कितनी मेजोरिटी से लोग पॉलिटिकल पार्टीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं अभी, और फिर ये ऑप्शन भी उनके पास थी आजाद को, ये ऑप्शन भी उनके पास होती है आजाद को कि वो विद इन 3 days ऑफ नोटिफिकेशन वो कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर ले, और अगर वो 2 सिंप में नहीं फैसला करते
तो फिर उनकी गलती का जिम्मेदारी किसी और को तो नहीं दे सकते आप। उनके पास चॉइस थी कि वो उस पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लेते जिनकी रिप्रेजेंटेशन पाकिस्तान की पार्लियामेंट में मौजूद है, जो नेशनल असेंबली में मौजूद है। अगर उनको ये अकल नहीं, दानिश नहीं कि ऐसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं कि जिसने खुद इलेक्शन में हिस्सा ही नहीं लिया हो, जिसकी अपनी एक सीट भी ना हो, जिसने अपनी लिस्ट ही फर्निश ना की हो, तो फिर उस गलती पे आप किसी और अदारे पे कैसे उस गलती को मुसल्लत कर सकते हैं, थोप सकते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, अब आप नून लीग और पीपल्स पार्टी इंतखाबी अमल में इस्लाहात लाने का जो एक आप लोगों के हवाले से बात चल रही है कि ये फैसला हुआ है और निगरान सेटअप का निज़ाम ख़त्म करने की तजवीज़ पर भी इत्तफाक हुआ है, क्या क्या इस्लाहात हैं जो कि की जानी चाहिए, जिस पर आप लोग काम करेंगे? कमेटी कॉन्स्टिट्यूट होगी ना जी। ये ऑफ एंड तो इस्लाहात है, ये तो कोई वनडे क्रिकेट का मैच तो है नहीं है। बिल्कुल लॉन्ग टर्म इस्लाहात होंगी, इस पे कमेटीज कॉन्स्टिट्यूट होंगी, पार्लियामेंट्री कमेटी होगी, वो प्रपोज करेगी। मसलन आपको एक मिसाल दे देते हैं, जो आपने खुद ही कहा कि केयर टेकर का कंसेप्ट एक आमलियत ने मुसल्लत किया। पाकिस्तान का जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें तो केयर टेकर का कंसेप्ट नहीं था। आपके पड़ोस में पार्लियामानी जो सारी दुनिया में कहीं नहीं है, सिर्फ पाकिस्तान में है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। नहीं, एक मुल्क और भी है, ग्रीक में है। अच्छा, ये कंसेप्ट है वहां पे, लेकिन अगर इसको आप इसको रिपील कर दे तो मुनासिब बात होगी कि पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनल शेप में फिर वापस वहां आ जाएगा। तो इसका तो वही कंसेप्ट तो इससे एडवांटेज नहीं मिल जाएगा उस पार्टी को जो कि हुकूमत में हो, वो इंतखाबात करवाएगी? एडवांटेज भी जाएगा, डिसएडवांटेज भी हो जाएगा। अगर ड्यूरिंग केयर टेकर डेज जो 90 डेज है, अगर उस गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस नहीं होगी, वो डिलीवर नहीं कर पाएगी, तो वो एडवर्स इफेक्ट भी होगा उसका। इसको भी तो आप ध्यान में रखें। जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अब आ जाते हैं उस काबीना की तरफ जिसकी मैं बात कर रहा था। इसहाक डार साहब वजीर खजाना नहीं होंगे, इसहाक डार साहब जो हैं वो वजीर खारजा होंगे। अब एक तरफ हम देखते हैं बिलावल भुट्टो साहब बहैसियत वजीर खारजा, उन्होंने जो 16 महीने की गवर्नमेंट थी, बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने काम किया, हर जगह के दौरे किए, काफ़ी ज़्यादा इंटरनेशनल रिलेशंस उन्होंने हमवार किए पाकिस्तान के लिए। नाउ कंपेयरिंग विद इसहाक डार साहब, अभी उनको काम तो शुरू करने दें। आप तो कबल वक्त ही आप कंपेयर करना शुरू कर रहे हैं। सर, वो पिछली परफॉर्मेंस फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पर हम सबके सामने है ना। डिफरेंस बिटवीन फाइनेंस एंड द फॉरेन अफेयर्स, आप कैन यू अंडरस्टैंड दैट? बिल्कुल कितना फर्क है सर, बिल्कुल फर्क है, बिल्कुल फर्क है। बिल्कुल, तो उसको अभी उनको फंक्शन होने दें, उनको काम करने दें, फिर आप उनकी परफॉर्मेंस को जज करें और फिर आप कंपेयर करें चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब की जो परफॉर्मेंस थी उसको। लेकिन ये कबल अज़ वक्त है। मैं समझता हूँ कि उनको वोट लेने देंगे, वो अपनी परफॉर्मेंस दिखाए। इसहाक डार साहब कैबिनेट में बहुत अरसे 90 ऑनवर्ड हो कैबिनेट का हिस्सा किसी न किसी सूरत हाल में है, तो देखिए उनकी परफॉर्मेंस को फिर जज करें आप। और मोहसिन नकवी साहब वजारत दाखिला का कलमदान संभालेंगे। ये फिर वही बात है कि अभी ये सारी स्पेकुलेशंस है। लेट्स सी कि जो कैबिनेट आज होगी, इंस्टॉल होगी, कौन कौन सा पोर्टफोलियो किसके पास जाता है, तो उसको देख लेते हैं। मोहसिन नकवी साहब की परफॉर्मेंस तो चीफ मिनिस्टर कौम के सामने है, बिल्कुल, तो फिर वो कौम खुद इवैल्यूएट कर सकती है कि वो कितना डिलीवर कर सकेंगे, कितना डिलीवर नहीं कर सकेंगे। सही। अच्छा, और एक और चीज जिसके ऊपर बात हो रही है वो ये कि अब IMF के साथ जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहती है कि हम चूंकि कैबिनेट में नहीं है, हम इस मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं होंगे ऑब्वियसली, तो आप लोग खुद इस मामले को निपटे। अब ये एक ज़ाहिर है एक बहुत बड़ा मामला है। इस मामले में पाकिस्तान की माशी बहाली और पाकिस्तान का डिफ़ॉल्ट होना, ये तमाम इस मुआहदे पर मुनहसिर हैं। तो इस पूरे मुआहदे से अलग होना, क्या ये दुरुस्त फैसला है आप लोगों का? देखिए, आप फिर इसको देखें ना, आपकी असेसमेंट क्या आ रही है, आपकी परसेप्शन क्या आ रही है। ऑब्वियसली जो बंदा कैबिनेट में नहीं है वो जिम्मेदार तो नहीं होगा। मसलन आप कैबिनेट का हिस्सा नहीं है जी, तो आप कैबिनेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं? नहीं ले सकते ना। इसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंट में PMLN को सपोर्ट करती है, इस गवर्नमेंट को सपोर्ट करती है। परफॉर्मेंस उनकी होगी, डिलीवर उन्होंने करना है। हमने इसी वजह से कुल्ली तौर पे
इख्तियार दिया जनाब PMLN की क़यादत को, मियां नवाज शरीफ साहब को, मियां शहबाज शरीफ साहब को, कि वो अपनी कैबिनेट कॉन्स्टिट्यूट करें और फिर वो परफॉर्म भी करें। बहरहाल मतलब IMF का जो एग्रीमेंट होगा वो सिर्फ कैबिनेट जो करेगी वो लागू पूरी कौम पे, पूरे मुल्क पे होगा, पूरे मुल्क पे होगा। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ये कि मतलब जो मुद्दा है वो ये कि हुकूमत में आप लोग हैं लेकिन जिम्मेदारी आप लोगों की किसी चीज की नहीं है। आप खुदा रहा आप थोड़ा सा पार्लिमानी जमहूरियत को समझने की कोशिश करें कि दुनिया में कोलिशन गवर्नमेंट्स बहुत जगह होती हैं जी, माइनॉरिटी गवर्नमेंट्स बहुत जगह होती हैं, लेकिन जो गवर्नमेंट है वो उसको इख्तियार कौम ने दिया, वो मुंतखब नुमाइंदे हैं और वो जो एग्रीमेंट करेंगे वो पूरी कौम के बिहाफ पे करेंगे। क्या उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उस कैबिनेट का हिस्सा है कि नहीं है, या आप उसका हिस्सा है कि नहीं है? लेकिन जो मुआहदे होंगे IMF के साथ वो रियासत के मुआहदे होते हैं। बिल्कुल, रियासत जो रियासत के मुआहदे सबकी जिम्मेदारी होती है, वो सब पे लागू होते हैं। बिल्कुल ठीक है जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। नैयर बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद थे और गुफ्तगू हो रही थी मुआहदे रियासत के होते हैं। अब देखना ये कि IMF के हवाले से हुकूमत जब बैठेगी IMF के साथ टेबल पर तो क्या तय होता है, इस पर हम मजीद भी बात करेंगे। अब जरा रुख करते हैं जी लाहौर का। एक सोशल मीडिया पर वीडियो सर्कुलेट कर रही थी, वो जरा वीडियो दिखाएं और फिर उस वीडियो पर बात करते हैं। उस वीडियो में हो क्या रहा था? उस वीडियो में हमने ये देखा कि एक मोटरसाइकिल सवार है जिसके पीछे उसकी बेटी, छोटी बच्ची जो है वो बैठी हुई है और वो मोटरसाइकिल सवार बहस कर रहा है एक ऐसे शख्स से जो कि बड़े से काले रंग के डाले में है, और वो शख्स जो है वो फिर बाहर निकलता है और उससे बहस मुबाहिसा हो रहा है और उस हर शख्स के हाथ में एक डंडा है और ये डंडा देखें आप किस तरीके से, किस रौनक से वो शख्स इससे गुफ्तगू कर रहा है और वो पुलिस वाला उससे बहस कर रहा है। एक और शख्स भी खड़ा हुआ है इस वीडियो में। अब ये बंदा जो है वो गाड़ी में बैठा, गाड़ी में बैठने के बाद फिर न जाने ऐसा क्या हुआ, क्या बात हुई, फिर ये शख्स जो कि डाले में काले हमर है या शायद पता नहीं कौन सी बड़ी गाड़ी है उसके अंदर बैठा है और फिर उसके बाद ये वापस आता है, ये शख्स बाहर निकलता है और फिर उस मोटरसाइकिल सवार को उसकी छोटी बच्ची के सामने मारना शुरू कर देता है उस डंडे से और चेहरे पर डंडा मारता है। यह है फिरौनियत और रऊनियत की एक वीडियो जो कि हमने देखी। अब ये मामला क्या था? अली रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, SP ऑपरेशंस लाहौर पुलिस के। उनसे जानते हैं कि लाहौर में ये जो वाकया पेश आया ये क्या था और इसके हवाले से पुलिस ने अब क्या किया है। अस्सलाम वालेकुम अली रजा साहब। जी वालेकुम सलाम। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। इस वाक़े की जो वीडियो है वो तो सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है, लेकिन तफसील सर आप हमें बता सकते हैं कि ये वाक़या क्या था, कौन था और ये क्या हो रहा था? दिस वाज एन अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट। एक्चुअली एक फैमिली जैसे आपने बताया बाइक पे जा रही होती है और उनका मोटरसाइकिल टच हो जाता है विद रीवो, ब्लैक रीवो। अच्छा। और उसके बाद वो रीवो के वालों के साथ हार्श वर्ड्स एक्सचेंज होते हैं। उसके बाद आपने देखा कि स्टिक के साथ वो उसको डांटता है और बदतमीजी करता है। तो वी टुक वेरी सीरियस नोटिस ऑफ बच्चे के सामने अपने एग्जैक्टली। और इसका फिर पुलिस ने उसी वक्त एक्शन किया और इनके पीछे लगे। अल्टीमेटली कैमरास के जरिए और बाकी टेक्नोलॉजी के जरिए हमने फिर इनको ट्रैक किया और ये तमाम अब पकड़े जा चुके हैं। इनके पास वेपन भी बरामद हुआ है, उसका पर्चा अलहदा दिया है और उस इंसिडेंट का अलहदा दिया है। और लाहौर पुलिस इज कमिटेड फॉर द सिक्योरिटी एंड सेफ्टी ऑफ ईच एंड एवरीवन। लॉ इज इक्वल टू। बिल्कुल सर, ये तो जबरदस्त बात है कि उसको फौरन पकड़ लिया गया। वेरी वेरी पॉजिटिव। तो ये जो बंदा है ये कौन है और क्यों इसका दिमाग इस कदर चढ़ा हुआ है? ये इसकी कोई शनाख्त अगर बता सकें कि ये क्या इसकी मेंटेलिटी है, क्या इसकी सोच है? DHF फेज 4 में रहते हैं और जनरली दे आर वेल टू डू पीपल, लेकिन कोई इस तरह एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है। ये दो बच्चे हैं जो रहमान साहब के बेटे हैं और बस वो उसके साथ फिर उनका एक मुलाजिम था जिसने वो बदतमीजी भी की। तो ये जैसे एक्चुअली ये सोशल फिनोमिनन है और ये तरबियत का फुकदान है ओवरऑल। और जहाँ पर तरबियत का फुकदान हो इस तरह के वाकयात होते हैं। तो ये जो बंदा है जिसने डंडा मारा है ये उनका मुलाजिम है या वो गाड़ी का मालिक था? नहीं, वो उसके साथ बच्चे थे और ये उनके साथ उनका मुलाजिम है। अच्छा, तो अब इस शख्स ने जिसने ये डंडा मारा और जिसकी तरबियत आप कह रहे हैं कि भाई ज़ाहिर है तरबियत का फुकदान है, तो अब पुलिस इसकी तरबियत कैसे करेगी?
लॉ के मुताबिक एफआईआर हो चुकी है। आगे जो प्रोसीजर होगा वो इन द कोर्ट होगा। इंशाल्लाह इन्वेस्टिगेशन मेरिट पे की जाएगी और वो इंशाल्लाह उनकी तबीयत ठीक हो जाएगी। और अभी ये कस्टडी में है? बिल्कुल कस्टडी में है और इनके ऊपर एफआईआर हो चुकी है। एफआईआर वेपन की अलहदा हुई है और बाकी इंसिडेंट की हुई है। ओके, और इसको छुड़वाने के लिए ज़ाहिर है फिर वो फ़ोन आने का सिलसिला, और ये जो ज़ाहिर है पुलिस पर प्रेशर डालते हैं लेकिन पुलिस जो है वो प्रेशर में नहीं आती, ये भी शुरू हुआ होगा? यू में से वो सोशली चीजें हैं, लेकिन जो लॉ होता है वो होता है, मेरिट होता है, मेरिट डज प्रिवेल और पुलिस मेरिट करती है और वो करेगी इंशाल्लाह और इसमें इंसाफ होगा। जब वो पकड़े गए उन पे एफआईआर हो गई हैं तो फिर प्रेशर कोई चीज नहीं है, फिर अल्टीमेटली इट इज मेरिट। अच्छा, ये जो वीडियो एविडेंस है, जाहिर है वीडियो में देखा जा सकता है कि ये शख्स जो है वो उस पर तशद्दुद करता है, तो अब ये वीडियो एविडेंस जो है वो अदालतों में परमिसिबल है और इसकी बुनियाद पर सजा हो सकती है? जी बिल्कुल होती है, ये वीडियो अभी परमिसिबल है और वो उसकी फोरेंसिक होती है, वो उसमें उसके बाद दैट इज परमिसिबल। और इस पर कौन सी दफात लगी हैं और कितनी सजा और क्या सजा होती है सर? बेसिकली तो वो रोकने की है, उनको रोका है, बदतमीजी की है, वो सेक्शंस लगे हैं और तशद्दुद की भी तो होगी ना? इंसल्ट की, हाँ यस वो है, बिल्कुल सेक्शंस हैं, वही मारने के हैं, रोकने के हैं, बदतमीजी के हैं, इंसल्ट के हैं जी। और ये बेलेबल होता है या नॉन बेलेबल है? ये इसमें सेक्शंस अगर वो स्वेयर हो तो वो नॉन बेलेबल होते हैं, जो आम है ये जो हार्श वर्ड्स का और ये इस तरह के हैं इसमें बेलेबल्स होते हैं। और क्योंकि कोई ऐसा इंजरी अगर स्वेयर हो तो फिर दैट इज नॉन बेलेबल। ओके, तो अभी जो इस पे दफात लगी हैं उसमें कोई नॉन बेलेबल शामिल नहीं है? जी नहीं। ओके, ये भी एक थोड़ा सा डिलेमा है कि अगर चलें, ये तो खैर अच्छी बात है कि वो जो शख्स जिसको पीटा गया उसको कोई ऐसी इंजरी नहीं हुई कि जो कि नॉन बेलेबल हो जाती। जी जी बिल्कुल, वो एक्चुअली हार्श वर्ड्स हुए, कोई आपस में उनका गुतम गुता हुए, तो काइंड ऑफ वो उस तरह की चीज़ों में फिर बेलेबल और नॉन बेलेबल, लेकिन अल्टीमेटली एफआईआर और सेक्शंस और सजा वो तो होगी। बिल्कुल ठीक है। और सजा इसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या होती है, जस्ट फॉर माय नॉलेज? डिफरेंट है, 2 इयर्स है और साथ में फाइन है, डिफरेंट है। जिस भी सेक्शन के तहत वो अल्टीमेटली डिसीजन होगा उसके मुताबिक डिफरेंट होती हैं। बिल्कुल ठीक है जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। अली रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद थे, एसपी ऑपरेशंस, और पुलिस की बरवक्त कार्रवाई हुई और उस शख्स को पकड़ा गया। अब मुद्दा सिर्फ इतना है कि अदालत में ये केस जाएगा, वहाँ पर इसका फैसला होगा। सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए, अगर सज़ा नहीं मिलेगी तो इन लोगों की तरबियत नहीं हो सकती। जिन लोगों के जहनों पर ये गुरूर सवार है, ये जोम सवार है कि हाँ हमसे बरतर बेहतर कोई नहीं है, और अगर एक बाइक वाले की जो गुस्ताखी हो गई उससे कि आपकी गाड़ी पर वो ज़रा सा जो है वो टच कर गया, तो आप उसकी औलाद के सामने, उसकी बेटी के सामने उस पर तशद्दुद करें। ये जोम जब तक जहनों से निकलेगा नहीं उस वक्त तक ये लोग सुधरेंगे नहीं, और इन लोगों को सुधारने के लिए कोई बेहतरीन अच्छा सा मैकेनिज्म होना चाहिए जिससे इन लोगों की तरबियत हो। वक्फा लेते हैं जी, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी। पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल पर बात करते हैं। IMF के साथ हमारा एक दौर शुरू होने वाला है और IMF रिव्यू करेगा हमारा जो स्टैंड बाय एग्रीमेंट है उसको भी। अब इसके इम्प्लीकेशंस क्या होंगे, IMF की शराइत क्या होंगी, कितनी महंगाई बढ़ेगी, आवाम पर क्या असर होगा और क्या हुकूमत कंट्रोल कर पाएगी। हमारे जो नए वजीर ख़जाना होंगे जनाब मोहम्मद औरंगजेब साहब, वो क्या गुल खिलाएंगे, इस हवाले से हम बात करते हैं। खाकान नजीब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इकोनॉमिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम खाकान साहब। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सबसे पहले मैं इससे शुरू करता हूँ कि जी एहसन इकबाल साहब, उनका मैं एक बयान देख रहा था, उसमें उन्होंने कहा कि जी हमें खोखली मईशत मिली है और इमरान खान ने मईशत का बट्टा बिठा दिया वगैरह वगैरह, वो जो सारी बातें होती हैं वो तो होती हैं, लेकिन हमें खोखली मईशत मिली है। क्या वाकई हमारी मईशत खोखली हो गई है और इस खोखलेपन का जिम्मा हमेशा की तरह पिछली हुकूमत पर ही डाला जाएगा? पाकिस्तान अगर 24 अपनी 76 साल हिस्ट्री में ICU है तो आप खुद सोचिए कि पाकिस्तान की मईशत कहाँ खड़ी है। क्योंकि मईशत को संभालने का डॉक्टर है। जब आपके पास कोई और जरिया नहीं, अपनी इकोनॉमी जो है वो IMF के हवाले कर देते हैं, 24वीं बार करने जा रहे हों, तो हमें इंट्रोस्पेक्शन करके देखना चाहिए ना कि हम करने वाले हैं अपने साथ और क्या करते रहे हैं।
पहली बात यह है कि जो हम करते रहे हैं वो तो बड़ा सादा है। हमने अपनी इकोनॉमी को कभी भी ग्रोथ ओरिएंटेड नहीं किया, हमने बोरो बैक एंड स्टील करके ये वक्त गुजारा। हम एक कर्ज है एड का, उस पर डिपेंडेंट रहे, चाहे वो IMF हो या बाकी पार्टनर्स हो जिनसे हम पैसे लेते रहे, और अपनी मईशत को कम्पिटिटिव नहीं बना कि दुनिया को धागा और सूतर के अलावा कोई खातिर चीज बेच सके। ये है इस वक्त मईशत का जायजा। पिछले 2 साल में शरह नमू पिछले साल नेगेटिव थी, आज बेयरली वहां खड़े हैं कि 2% होगी। पिछले साल मेरा ख्याल है 29% एवरेज इन्फ्लेशन थी, इस साल 25% होगी। पाकिस्तान का जो टैक्स टू GDP है, यानी कि हम जो माते हैं FPR के जरिए, वो 9% है। कंपैरिजन के लिए जो अहाते के मुल्क हैं और आप जैसे मुल्क हैं वो 15 से 16% पे खड़े हैं। पाकिस्तान इस दफा पहले 1300 अरब बोरो करेगा तो इस काबिल होगा कि अपना सिर्फ जो सूद है वो दे सकें। एवरीथिंग एल्स इज ऑन बोरोड मनी, एवरीथिंग एल्स, पेंशन्स, रनिंग ऑफ द सिविल गवर्नमेंट, रनिंग ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट, रनिंग ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस, PSDP, इनकम सपोर्ट। ये सेवेरिटी है चैलेंज की। और IMF बगैर 25 अरब डॉलर जो इस साल जमा करने हैं वो मुश्किल होंगे। ये एक सोइंग मोमेंट है पाकिस्तान के लिए। अगर आप अपनी बेस्ट टीम, अगर आप अपने बेस्ट रिसोर्सेज पुट टुगेदर नहीं करेंगे कि पहले ये तय कि IMF से गुफ्तगू क्या करनी है, तो फिर वैसा ही होगा कि 21 इनकम्प्लीट प्रोग्राम्स और पाकिस्तान उस दहाने पे खड़ा होगा कि हम वही कह रहे हैं 3 साल बाद जो आज कह रहे हैं। आई रियली होप कि ये एक नया मोमेंट हो। और ये जो आपने पिक्चर, जो रियलिस्टिक पिक्चर पेंट की, जो कि एक्चुअली तो डार्क पिक्चर है लेकिन रियलिस्टिक पिक्चर यही है, बिल्कुल सही आपने फरमाया। इस सब का जिम्मेदार वो PTI की हुकूमत थी ना? इस सब का जिम्मेदार कई दिहाइयों का हमारा शाइनेस है टू डू एक्चुअल रिफॉर्म। दिस इज द एक्चुअल स्टोरी। बिल्कुल, मतलब, और इसकी मैं आसान मिसाल इस तरह देता हूँ। जनरल मुशर्रफ मरहूम जब छोड़ के गए तो 100 अरब रुपए का पाकिस्तान का पावर सेक्टर का सर्कुलर डेट था। जब PPP की हुकूमत छोड़ के गई तो ये 500 अरब था। PMLN ने छोड़ा 1100 था, PTI ने छोड़ा 2300 था, PDM ने छोड़ा 2500 था, आज 700 है। सो आप खुद फैसला कर लीजिए। कई दिहाइयों की फ्रॉम मेकिंग पाकिस्तान थिंक, खुद अपनी सोच को आउटसोर्स किया हुआ है। सबसे बड़ा ये कल्परेट है आपका। दुरुस्त। अच्छा, अब ये जो स्टैंड बाय एग्रीमेंट था जिसका दूसरा जायजा होगा, इस दूसरे जायजे में IMF क्या देखेगा? इस दूसरे जायजे में दिसंबर जो टारगेट्स हैं उनको देखा जाएगा। वो लार्जली मेट हैं बिकॉज उनमें कोई ऐसी खास चीज ही नहीं। उसमें ये लिखा गया कि आप 380 के लगभग अपना सर्कुलर डेट बढ़ा लें। जरा सोचिए, ये कहा गया कि आप इतना नुकसान कर लें तो कोई बात नहीं। हमने 378 अरब का किया तो हमने कहा चले पहले 6 माह के टारगेट्स मीट हो गए। मैं फिर कहता हूँ, पाकिस्तान की जो इस वक्त की सूरत हाल है वो डीप सर्जरी मांग रही है। तो पहले तो वर्जन्स आइडेंटिफाई होने हैं जिन्होंने ये सर्जरी करनी है। और ये सिर्फ फाइनेंस, बजटिंग, पाकिस्तान की टैक्स, पाकिस्तान की इन्वेस्टमेंट, पाकिस्तान की एनर्जी, पेट्रोलियम, पाकिस्तान की गैस सेक्टर, पाकिस्तान का पावर सेक्टर, पाकिस्तान का ग्रीन एनर्जी सेक्टर। दिस इज द सेवेरिटी। ख्याल है लार्जली चूंकि वो क्वांटिटेटिव टारगेट्स मेट हैं। और याद रखिए कि ये एक फुल फ्लेज प्रोग्राम नहीं है IMF का, ये एक स्टैंड बाय इंटरिम अरेंज है। आप सोचिए इसको कि आपने एक इंटरिम गवर्नमेंट लाई, उसने इलेक्शन कराए, अब बात शुरू हुई है कि क्या करने के साथ। इसी तरह आपने एक इंटरिम प्रोग्राम किया, आपने कहा कि ये वक्त गुजर जाएगा, अब शुरू हुई है कि असल प्रोग्राम क्या आना है। अब हम एक असल नए प्रोग्राम की तरफ जाएंगे ना। हमें वो प्रोग्राम क्या हो सकता है? हम यूं कहिए कि कितने डॉलर्स का मजीद कर्ज लेंगे और उसका जो इस्तेमाल है वो क्या होगा? मेरे दोस्त, ये आपने प्रोबेबली सबसे पाकिस्तान की जिसे कहेंगे हिस्ट्री का इम्पोर्टेंट सवाल सामने रख दिया है कि आखिर IMF के साथ क्या एंगेजमेंट करनी है। इसकी बड़ी तैयारी कीजिए कि आप IMF से क्या गुफ्तगू करना चाहते हैं। मैं बहुत से मुल्कों को यही कहता हूं कि जब तक कंट्री अथॉरिटीज बहुत वेल प्रिपेयर्ड ना हो, IMF में जाने का फायदा इसलिए नहीं होता कि IMF तो खुद डिपेंडेंट है आपके डेटे पे, आपकी एडवाइस पे।
आप बताइए कि आप एनर्जी सेक्टर में क्या करना चाहते हैं। आप बताइए आप टैक्स के निज़ाम को एफिशिएंट बनाने में, उसको आसान बनाने में और ब्रॉड बेस्ड बनाने में क्या करना चाहते हैं। आप बताइए कि आपकी पैदा सलाहियत बहुत कमजोर है, आप उसको ठीक करने के लिए आईएमएफ से क्या गुफ्तगू करना चाहते हैं। आप बताइए आपका एक्सटर्नल अकाउंट यानी कि खसारा करते हैं आप जी। आपकी इंपोर्ट जो है उसके इवज जब आपका रेवेन्यू आता है कहाँ से, इंपोर्ट से और रेमिटेंसेस से, तो वो भी पूरा नहीं होता जब हम इंपोर्ट्स को खोलते हैं। तो आप बताइए कि आप क्या करना चाहते हैं। आप खर्चे बेबहा हैं और क्वालिटी ऑफ स्पेंडिंग पुअर है। आप बताइए कि आप क्या करना है। कहने का मकसद ये डू वी हैव अ क्लियर पिक्चर इन आपने आवर माइंड्स के हम क्या करना चाहते हैं, क्योंकि अभी जो लगता है कि जो भी हुकूमत आती है हमारी, वो उसकी पहली प्रायोरिटी ये होती है कि हम अपनी जो सूद की पेमेंट्स हैं वो कर दें, किसी न किसी तरीके से मामलात को चला लें। तो वो जो काम चलाने वाला मामला होता है वो पाकिस्तान के हर शोबे में नजर आता है हमें कि बस काम चला लो किसी न किसी तरीके से। वो जो लॉन्ग टर्म विजन और लॉन्ग टर्म प्लानिंग, क्या हमें पता है कि असल में हमें चाहिए क्या? आपने बहुत ही दुरुस्त बात सामने रखी है। सो नेशनल इकोनॉमिक रिफॉर्म प्लान जो है वो है क्या, तो पहले तो उसको से रखिए। हम क्योंकि कभी ये कोशिश कर रहे होते हैं कि आज ये चाइना का रोल ओवर हो जाए, आज यहाँ से पैसे आ जाएं, ये प्रोजेक्ट मनी पकड़ लें, और उसी में जिंदगी कट जाती है। ये वक्त गुजर गया है। पाकिस्तान का अब जो एक एडवांटेज था, जो हम अपना जियो स्ट्रेटेजिक मनीज पिकअप कर रहे थे, वो भी अब जो है आहिस्ता आहिस्ता कम हो गया है। और आईएमएफ का प्रोग्राम है वो पाकिस्तान की डेट रीस्ट्रक्चरिंग से लेकर पाकिस्तान की बाकी स्ट्रक्चरिंग्स तक बहुत मुश्किल होगा। इसीलिए मेरी गुजारिश ये है, जो आपने बात रखी है, कि बहुत मेहनत करनी पड़ेगी अगर हमने किसी तरह भी ये कोशिश करनी है कि इस क्वागमायर में जिसमें मुल्क की इकोनॉमी इस वक्त है उससे निकाल सके। जो अभी भी अर्ली साइंस ऑफ स्टेबलाइजेशन आपको मेरे दोस्त दिखाई दे रहे हैं, इसकी बड़ी वजह आईएमएफ का प्रोग्राम का होना और दूसरी वजह कि एस्टैब्लिशमेंट ने कोशिश की कि होर्डिंग पर, स्मगलिंग पर, डी डॉलराइजेशन पर, अफगान ट्रांजिट पर कुछ काबू पाया जा सके। बट फॉर अ कंट्री लाइक पाकिस्तान, जिसके इतने ज्यादा स्ट्रक्चरल मसाइल खड़े हो गए हों, जब तक उन मसाइल को हल नहीं करेंगे तो आपके जो सोशल इंडिकेटर्स हैं जो एक्सट्रीमली इस वक्त वीक हैं, ये भी याद रखिए कि बहुत ही वीक सोशल इंडिकेटर्स आपके। और जब मैं कहता हूं वीक हैं तो क्वालिटेटिवली एंड क्वांटिटेटिव दे आर वीक। और इन्फ्लेशन ने पॉवर्टी को बढ़ाया है, पाकिस्तान की ग्रोथ ना होने ने अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ाई है। सो लेट्स होप कि जिन का आज हमने अहाता किया है, द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, द अथॉरिटीज ऑफ पाकिस्तान preparing on those lines and are putting a Pakistan reform plan together, which they can then take to the IMF and say to the IMF that this is what we want to do. और IMF उनके knowledge gaps, international experience, क्योंकि हमारे नए वजीर खजाना आ रहे हैं मोहम्मद औरंगजेब साहब, देखते हैं कि वो कितना अच्छा खेल पाते हैं इस पिच पर। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे, हमारे साथ मौजूद थे। अच्छा जी, मार्केट्स की सूरत हाल पर हम चूंकि बात कर रहे थे पहले, और हमने बात की थी पहले लाहौर की, तो अब हम जाते हैं और रुख करते हैं कहाँ का जी? इस्लामाबाद का रुख कर लेते हैं जी। इस्लामाबाद में साकिब सैयद साहब हमारे नुमाइंदे मौजूद, और वो इस्लामाबाद की मार्केटों की क्या सूरत हाल बता रहे हैं। जी बताइए साकिब। शुक्रिया। जैसे कि दुनिया भर में जब भी रमज़ान की आमद होती है तो जहाँ पे मुसलमान कायम बसीर होते हैं उनको रिलीफ दिया जाता है, लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान में जब भी रमज़ान करीब आता है या रमज़ान के दौरान ही चीज़ें जो होती हैं, जो रमज़ान में इस्तेमाल होती हैं, वो आसमान को छूने लगती हैं। जैसे कि अवाम काफ़ी मुश्किलात का शिकार होते हैं। ख़ास तौर पर जो सफ़ेद पोश तबका है वो काफ़ी मुतासिर होता है, क्योंकि सफ़ेद पोश जो था वो किसी से ना मांग सकता है, ना किसी से गिरगिरा सकता है। जैसे कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से जो है रिलीफ तो दे दिया गया है कि इस वक्त हमारे बिल्कुल उस साइड पे जो है यूटिलिटी स्टोर है, जहाँ पे आटे का भी कहा गया कि 648 रुपए 10 किलो का जो आटा है वो फरोख्त होगा। लेकिन जो लंबी लंबी कतारें यहाँ पे लगती हैं आटे के लिए, उसकी वजह से आवाम काफ़ी परेशान होती है। आवाम का कहना है कि रमज़ान के दिन होते हैं और हमें लंबी लंबी कतारें खड़े होकर घंटों इंतजार करना पड़ता है। जनरली क्या मार्केटों में कीमतें ज़्यादा हुई हैं?
जी बिल्कुल, देखें अब हमने कुछ सर्च अभी इसी वक्त हमने कुछ सर्च किया बारकोडियों में, तो अब अगर हम सब्जी की बात की जाए जो हमारे रमज़ान में ज़्यादा जो इस्तेमाल होती हैं, उसमें प्याज जो है 380 रुपए किलो तक फ़रोख्त हो रहा है, टमाटर जो है वो 170 रुपए, लहसुन 715 रुपए फ़ी किलो फ़रोख्त हो रहा है, इसके साथ साथ अदरक 680 रुपए फ़रोख्त हो रहा है, इसके साथ साथ मुर्गी जो हर सालन में इस्तेमाल होता है 465 रुपए तक फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरह सेब जो है और केला जो कि फ्रूट चाट में रमज़ान का एक डिश होता है जो लोग काफ़ी पसंद करते हैं, इसमें जो है 374 रुपये सेब फ़रोख्त हो रहा है और केला जो है 280 रुपये। अगर बाकी जो खुश्क राशन होता है उसमें अगर बात करें तो उसमें बेसन जो है 290 रुपये फ़रोख्त हो रहा है फ़ी किलो, दाल चन्ना 230, दाल माश 550 और लोबिया 550, चावल जो है बनास्पति 340 रुपए, सफ़ेद चने जो है 400 रुपए तक फ़रोख्त हो रहा है। इसके अलावा गरम मसाला और काली मिर्च जो है वो पाव जो है वो 500 रुपए तक रमजान से पहले इनकी कीमतें क्या थी कंपैरेटिवली, अगर हम सिर्फ इतना समझ सकें कि कितने फीसद इजाफा हुआ है इनकी कीमतों में? देखिए रमज़ान से पहले कीमतें कुछ इस तरह से थी, वो भी हमने कुछ रिकॉर्ड में लेके आए हैं। जैसे कि प्याज की बात करें तो गुज़श्ता इतवार 2 दिन पहले जो है वो जो है 200 रुपए फ़ी किलो फ़रोख्त हो रहा है, 200 से और 380 पे पहुंच गए। टमाटर भी 100। जी बिल्कुल, देखिए काफ़ी चीज़ें महंगी हो गई हैं और लोग काफ़ी परेशान हैं। अभी हमारे कुछ लोगों से बात भी हुई, वो यही कह रहे हैं कि जब भी रमज़ान आता है तो एक सरप्राइज़ दिया जाता है, और हमें ये भी पता लगा है कि छोटे और बड़े जो ताजिर होते हैं वो रमज़ान से तकरीबन 2 से 3 महीने पहले जो है ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे जी। अब ये है जी सूरत की, और किस तरीके से हम अपने ये जो कहते हैं ना कि वो चादर में से पाँव बाहर निकल जाते हैं इंसान के रमज़ान में, जबकि होना ये चाहिए कि चादर उसके पैरों को भी और सर को भी ढांप ले, लेकिन ये हो नहीं पा रहा है। कैसे होगा ये? लोग किस तरह कंट्रोल करेंगे? किस तरीके से लोग अपने रमज़ान पे जो दस्तरखान सजाना होता है ये किस तरह होगा? मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं है। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। अब बात करते हैं कुछ न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ की, और रमज़ान में बहुत सारे लोग अपना डाइट प्लान बनाते हैं ख़ास, और उस डाइट प्लान पर अमल करते हैं। किसी ने अपने वज़न को मेंटेन करना होता है, किसी ने वज़न को कम करना होता है। ये सारे मामला कैसे होंगे? अनीसा सोहेल साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, न्यूट्रिशनिस्ट हैं, और ये हमें बताएंगे कि रमज़ान में डाइटिंग कैसे करें। अस्सलाम वालेकुम अनीसा। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू अनीसा, बहुत शुक्रिया। देखिए मेरे पास तो सिंपल सा फॉर्मूला है रमज़ान में डाइटिंग करने का, वज़न कम करने का, वो ये कि आप ना खाएं चीज़ें, क्योंकि इतनी हो गई है आप कोई खरीद नहीं सकेंगे चीज़। जब आप खरीद नहीं सकेंगे तो खा नहीं सकेंगे तो ऑटोमेटिकली वज़न कम हो जाएगा। अब मैं आपसे क्या सवाल करूं, बताएं अनीसा। मैं आपकी इसी स्टेटमेंट को मॉडिफाई ऐसे करूंगी कि जो अनहेल्दी आइटम्स हैं वो आप ना खाएं, क्योंकि जो ज्यादा प्राइस बढ़ती है वो इसी वजह से बढ़ती है क्योंकि पकोड़े और इस तरह के जो मशरूबात खास तौर पे वो बहुत ज्यादा किए जाते हैं। कौन सी चीजें ऐसी हैं जो बिल्कुल अवॉइड कर देनी चाहिए, जो हमें लेनी ही नहीं चाहिए रमजान में? बिल्कुल, तो जो चीजें बिल्कुल हमें लेनी ही नहीं चाहिए उनमें फिर फ्राइड आइटम्स आते हैं, क्योंकि स्पेशली वो जो बाहर के तेल में वो तले होते हैं, क्योंकि वो एक ही तेल को बार बार इस्तेमाल करते हैं जो वहाँ पे हॉकर्स होते हैं, और वो बिल्कुल भी हेल्दी नहीं होता। उसमें फ्री रेडिकल्स डेवलप हो जाते हैं जो कि इवेंचुअली कार्सिनोजेंस प्रोड्यूस करते हैं बॉडी में, और वो कैंसरस एक्टिविटी को एनहांस करते हैं हमारे बॉडी में। तो फ्राइड आइटम्स आपने बिल्कुल भी नहीं लेने। और अगर आप ये देख रहे हैं कि आपने अपने वेट को कैसे मेंटेन करना है रमजान में, तो 2 इसके मेन पॉइंट्स हैं। पहला ये कि आपने फाइबर रिच डाइट खानी है। फाइबर रिच डाइट में क्या चीजें आते हैं? वो है वेजिटेबल्स और फ्रूट्स, खास तौर पे वेजिटेबल्स, और रॉ वेजिटेबल्स या स्टीम्ड वेजिटेबल्स। और जो दूसरा पॉइंट है, मेन पॉइंट, वो है प्रोटीन। प्रोटीन में अब गोश्त तो आता ही है, लेकिन अगर गोश्त बहुत सारे लोग अफोर्ड नहीं कर सकते तो इसका बड़ा आसान ऑल्टरनेटिव ये है कि आप दालें खा लें। चने बहुत ज्यादा खाए जाते हैं रमजान में चना चाट की सूरत में, तो वो कुछ कॉन्सेप्ट सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि चना चाट सिर्फ इफ्तारी में ही खा रहे हैं। आप चने का कोई ना कोई सैलेड बना के उसमें टमाटर वगैरह कुछ ऐड करके, या फ्रूट सैलेड और चने मिक्स करके आप सहरी में भी खा सकते हैं। तो प्रोटीन और फाइबर का जो कॉम्बिनेशन है, और साथ में हेल्दी फैट्स जिसमें नट्स आते हैं,
तो नट्स अब लोग खाते नहीं है क्योंकि गर्मियां आहिस्ता आहिस्ता आ रही हैं, तो फिर लोग समझते हैं कि गर्मी हो जाएगी और इस तरह की मिथ्स वगैरह बनी होती हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। नट्स जो है वो ऑल ईयर राउंड खाए जा सकते हैं, तो आप बादाम और पिस्ता वगैरह मतलब जो भी आप अगर आप खरीद सकते हैं तो ही खा सकते हैं, वरना तो चुरा के ही खाने पड़ेंगे, इतने महंगे हो गए हैं भाई ये। अच्छा, अब अगर हम आइडियल सहरी की बात करें तो एक आइडियल सहरी, हेल्दी सहरी, सस्ती सहरी, जिससे आपका दिन भी अच्छे तरीके से गुजर जाए और जिससे वो ब्लोटिंग वगैरह और ये सारे मामलात ना हो, वो क्या हो सकती है? अच्छा, लोगों का बहुत ज्यादा जोर होता है कि पराठे खा लें ज्यादा सारी सहरी में, सारे सहरी में, या फिर ये बहुत होता है जोर के अगर गर्मियों की सहरी हो रही है तो बहुत ज्यादा पानी पी लें। उनको लगता है कि पानी अगर हम एक ही बार बहुत ज्यादा पी लेंगे तो पूरा दिन चल जाएगा, ऐसा नहीं होता, थोड़ा थोड़ा पानी आपको पीना होता है। लेकिन बहरहाल जो एक आइडियल सहरी वो ये होगी कि आप 6 इंच की होल व्हीट चक्की के आटे की रोटी खाएं। अगर आप उसके ऊपर मक्खन रखना चाहते हैं या देसी घी रखना चाहते हैं 1 टीस्पून तो वो रखें, लेकिन 6 इंच की होल व्हीट रोटी होगी। उसके बाद वेजिटेबल ऑमलेट हो गया। अब वेजिटेबल ऑमलेट में सिर्फ टमाटर प्याज नहीं डलता, आप बेशक इन दो चीजों को मिस करें और जो सब्जी सस्ती है आप वो उसमें ऐड करें, क्योंकि सब्जी होती है, उसकी जो अफादियत है वो फर्क नहीं होती, उसमें फाइबर होता है, उसमें विटामिन होते हैं, उसमें मिनरल्स होते हैं। तो जो सब्जी आपको पसंद है, जो अफोर्डेबल है, वो आप उसमें ऐड करें, मिक्स करें और 2-3 अंडों का अच्छा सा ऑमलेट बनाएं। उसके साथ कोई ना कोई कबाब ऐड करें, गोश्त का कबाब हो सकता है या शामी कबाब हो सकता है, क्योंकि उसमें चिकन की मिकदार कम होती है, चने की दाल होती है, तो वो एक अफोर्डेबल ऑप्शन है। उसके बाद आप उस 1/4 कप दही रखें साथ में और खजूरें खाएं। सिर्फ खजूरों का कॉन्सेप्ट ये नहीं है कि आपने सिर्फ अफ्तारी में ही खाने हैं, सिर्फ रोजा ही खोलना है। खजूरें जो है पैक्ड है फाइबर से और आयरन से, तो वो आपको बड़ा अच्छा, आपका भूख बहुत बहुत देर तक आपको नहीं लगती और पेट आपका बड़ी देर तक भरा रहता है, क्योंकि फाइबर की और प्रोटीन की ये प्रॉपर्टी है। प्रोटीन देर लगाती है डाइजेस्ट होने में और फाइबर जो है वो बड़ी देर तक आपका पेट भरा रखता है। तो ये 2 चीजें आपने कंबाइन करके खानी है, थोड़े से कार्ब्स और फैट्स। बिल्कुल ठीक है जी, जबरदस्त। अब देखिए, हमने सहरी का तो आपसे प्लान पूछ लिया, अब कल हम आपसे अफ्तार के प्लान पर भी बात कर लेंगे कि अफ्तार में क्या होना चाहिए। थैंक यू, अनीसा सोहेल हमारे साथ मौजूद थी। और एक आइडियल सहरी क्या होनी चाहिए जो कि आपके लिए, सेहत के लिए भी अच्छी हो और आपका दिन भी सही तरीके से गुजर जाए। आज के प्रोग्राम में इतना ही। आपसे रमजान मुबारक में दोपहर 1 से 3 बजे तक फिर मुलाकात करेंगे हम आपसे कल। उस वक्त तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।